हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 10 जून या 10 जून के बाद में होने वाला है, वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प की संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि डीजीपी से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर डीजीपी से यहाँ पर 27 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि सीडीएस से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि डीजीपी से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे सामने पहला अल्फाबेट लेटर दिया गया है डी आता है 4 नंबर पर है। उसके बाद में है जी आता है मेरे भाई 7 नंबर पर है। उसके बाद में है पी आता है 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 16 मिलकर बन जाएगा 27। और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे सीडीएस के अंदर है, और सीडीएस से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सी आता है 3 नंबर पर है, सी के बाद में है डी आता है 4 नंबर पर है, और डी के बाद में है एस आता है 19 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7 और 19 मिलकर बन जाएगा 26। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 26। और ध्यान से देखिए 26 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई देखिए जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना हम उस प्रश्न को क्या करेंगे, बड़ी संख्या की ओर ही सोल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या में दी गई है इस तरफ, यानी कि रो के अंदर है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर।
कैसे वो देखिए। यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। संख्या बड़ी दी गई है, हमें रो के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन के अंदर है, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 7 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 के सामने हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 6। तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 7 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर 7 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 8 और 6 इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 8 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 6 मिलकर बन जाएगा 14। अब 14 से 7 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 14 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 14 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर बनेगा 7। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरी पंक्ति के अंदर यहां पर पता करेंगे कि यहां पर 11 इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, इस 11 के सामने भी दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 9 और दूसरी संख्या है 13। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 9 और 13 को सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 9 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 13 मिलकर बन जाएगा 22। ठीक है, अब सभी की तरह जिस प्रकार से यहाँ पर 14 को 2 से भाग किया गया था, इस 22 को भी हम कर देंगे 2 से भाग। तो मेरे भाई 22 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 11। और ध्यान से देखिए 11 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे तीसरी पंक्ति के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की लाइन में भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 3 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 7 मिलकर बन जाएगा 10। अब सभी की तरह हम क्या करेंगे, इस 10 को भी 2 से भाग कर देंगे। तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 5। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 5। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 5 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से MP का संबंध है 58 के साथ में, उसी प्रकार से QR का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि MP से यहां पर 58 कैसे बना है। जिस प्रकार से MP से यहां पर 58 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि QR से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न में आपको काफी बार बता चुका हूं कि किस टाइप से सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई देखिए जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या याद करनी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दिए गए जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए यहाँ पर पहला लेटर है M आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 13 नंबर पर है। M के बाद में है P आता है 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 13 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 13 और 16 मिलकर बन जाएगा 29। अब 29 से 58 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 29 का किया गया है 2 के साथ में गुणा। तो यहाँ पर देखिए 29 दुआ के हो जाएगा 58। और
ध्यान से देखिए 58 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे QR के अंदर है और QR से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए Q लेटर आता है कितने नंबर पर, 17 नंबर पर है, और मेरे भाई R लेटर आता है 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें तो 17 और 18 मिलकर बन जाएगा 35। और मेरे भाई यदि हम इस 35 का भी क्या कर दें, 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 35 दुआ के 70, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 70। अब हमें देखना है कि संख्या 70 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 70 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर RRB NTPC CBT1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके RRB NTPC CBT1 एग्जाम 2025 के लिए GK GS मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे GK GS कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 8 + 3 + 5 = 43 लिखा है और 4 + 7 + 2 = 15 लिखा है तो 6 + 1 + 5 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 + 3 + 5 = 43 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हमें यहाँ पर पता करना है कि 4 + 7 + 2 = 15 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 6 + 1 + 5 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 + 3 + 5 = 43 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 8 + 3 + 5 बराबर कितना लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 43। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस पहली और इस तीसरी संख्या इन दोनों को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 8 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा 8 × 5 = 40 और इस 40 के अंदर क्या किया गया है, जो ये बीच वाली संख्या है इसको जोड़ा गया है। तो मेरे भाई 40 के अंदर यदि हम 3 को जोड़ देंगे तो 40 और 3 मिलकर बन जाएगा 43 और 43 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 4 + 7 + 2 = 15 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो इस पहली और इस तीसरी संख्या को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहली और तीसरी संख्या को आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 4 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 4 दूना के 8, और इस 8 के अंदर हम क्या कर देंगे, बीच वाली संख्या को ऐड कर देंगे। बीच वाली संख्या है 7, तो यहाँ पर देखिए 8 के अंदर यदि हम 7 को ऐड कर देंगे तो 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15। और ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि 6 + 1 + 5 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई हम सोल्व करेंगे कैसे, सेम इसी प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए संख्या है 6 + 1 + 5। अब इसके बराबर में क्या लिखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या को तो आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 6 और तीसरी संख्या है 5, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजे के 30, और बीच वाली संख्या को क्या कर देंगे, इस 30 के अंदर ऐड कर देंगे। बीच में कितना है, 1 है, तो 30 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30 और 1 31, यानी कि 6 + 1 + 5 बराबर लिखा जाएगा 31। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 31 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम के अंदर तो आप देखते हैं इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी कूट भाषा में SLIP को 56 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FALL को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि SLIP को यहाँ पर 56 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि FALL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर SLIP को क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर SLIP को लिखा गया है 56। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एस लेटर आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। इसी प्रकार से देखिए एस के बाद में है एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। एल के बाद में क्या है आई आता है 9 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है पी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 19 और 12 कितना हो जाएगा, 31 है। 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40 है। 40 और 16 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 40 और 16 मिलकर बन जाएगा 56 है। और ध्यान से देखिए 56 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि FALL को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि FALL को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने जितने भी ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ए आता है कितने नंबर पर है, तो मेरे भाई ए आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है डबल एल है, तो मेरे भाई एल कितने नंबर पर आता है, एल आता है 12 नंबर पर है। डबल एल है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डबल 12 कर देंगे। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 है। 7 और 12 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 7 और 12 हो जाएगा 19 है। 19 और 12 कितना हो जाएगा, तो 19 और 12 मिलकर बन जाएगा 31 है। यानी कि FALL के बराबर में या फिर FALL को लिखा जाएगा 31 है। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 31 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन
ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी है स्नेहक के रूप में, ऑप्शन सी है विमंदक के रूप में और ऑप्शन डी है विद्युत रोधी के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोहे पर जंग लगना ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पशुपालन के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है कपड़ा उद्योग क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। और 90% स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं। कैसे? तो वो देखिए मेरे भाई दोनों क्वेश्चन सेम जैसे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा गया है, तो ये कहा गया है कावेरी नदी को, ठीक है। और यहाँ पर पूछ लिया जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा कि दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद करना क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो सभी के सभी अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं नील हरित शैवाल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है। पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम था कोलंबिया। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए है दिल्ली को, ऑप्शन बी है मुंबई को, ऑप्शन सी है अहमदाबाद को और ऑप्शन डी है कानपुर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रोटॉन पर है, ऑप्शन बी है आवेश पर है, ऑप्शन सी है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1858 में और ऑप्शन डी है 1853 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मड़िया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य का, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ राज्य का,
ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य का और ऑप्शन डी है असम राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मड़िया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मड़िया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके जीएस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।